गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखिए, किसी भी किताब को आप जब खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं, उसमें आप देखते हैं कि कुछ संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए होते हैं, जिसमें खास करके प्रीमेम्बल आता है। प्रीमेम्बल का मतलब प्रस्तावना होती है, और किसी भी देश की जो प्रस्तावना होती है वह उस देश के संविधान की आत्मा होती है। हम कहते हैं कि सोल, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल होता है। जैसे कल आप लोगों को हम जिक्र भी कर रहे थे कि संविधान हमारा एक जीवंत दस्तावेज है। तो अगर हम कहें जीवंत है, जीवन का मतलब है उसमें जो जीवन के लक्षण हैं वह पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है, अगर हम आत्मा की कहीं पर तलाश करते हैं, कहीं पर फाइंड आउट करते हैं, तो जो हमको मिलता है वो ये कि जो उसका प्रस्तावना होता है, जो संविधान का दर्शन होता है, वहीं पर संविधान की आत्मा निहित होती है। यद्यपि विभिन्न विचारकों का अलग अलग मत रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिन्हें हम संविधान निर्माता कहते हैं, संविधान का जनक कहते हैं, उन्होंने कहा कि यदि हमसे कोई पूछे कि संविधान की आत्मा कहाँ निहित है, तो मैं ये कहूँगा कि जो मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 है, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ही संविधान की आत्मा निहित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें जो बताई गई आपको, तो अब हम कह दिए कि उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछे तो संविधान की आत्मा कहाँ निहित है, हम कहेंगे कहाँ पर है, अनुच्छेद 32। जबकि मान लीजिए अन्य कोई व्यक्ति कहता है, कहते हैं कि मूल अधिकार का जो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 21 है, जो जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार को हम कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन के अधिकार मतलब वो संरक्षण जीवन को दिया गया है, जिसके लिए राज्य का निर्माण हुआ। मतलब एक स्टेट जो बना, जिस राज्य में हम रहते हैं, उसका जो मेन पर्पज है वो कहाँ पर है, आर्टिकल 21 में है, जिसे हम जीवन का अधिकार कहते हैं। यदि राज्य जीवन के अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पाती या संरक्षित नहीं कर पाती, तो उसे बने रहने का कोई औचित्य नहीं होता। ठीक। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमको पहले पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। इसे हम जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं। तो जो आज का हम टॉपिक ले रहे हैं वो संविधान का भाग 4 का है, जिसे नागरिकों के मूल कर्तव्य कहा जाता है। अब खास करके अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हम अपने देश की मतलब भारत की बात करते हैं, तो जब हमारे देश का संविधान निर्माण हुआ तो संविधान में भाग 4 तो था, लेकिन भाग 4 का नहीं था। ध्यान दीजिएगा। बाद में इसे 1976, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 जनवरी 1977 को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इसे जोड़ा गया। मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में एक अलग से पार्ट जोड़ा गया, जिसे हम भाग 4 का के नाम से जानते हैं, और यह था नागरिकों का मूल कर्तव्य। देखिए, मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन मूल अधिकार दिए जाने से ही काम नहीं बन रहा था। मतलब जैसे कहा गया कि किसी भी राज्य का पूर्ण विकास तब तक नहीं हो सकता जबकि राज्य के साथ साथ वहां के नागरिक अपने कर्तव्यों को ना समझें। इसलिए एक प्रावधान किया गया कि राज्य का कर्तव्य तो है, राज्य इन अधिकारों को अपने नागरिकों को दे रहा है, लेकिन नागरिकों का क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति, इसको निर्धारित किया गया हमारे संविधान के भाग 4 क में। अब आपको यह बताया गया संविधान का 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1976। ध्यान दीजिएगा, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 11 के द्वारा 3 जनवरी 1977 को हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य जो स्टार्टिंग में हमारे संविधान में था, उसकी जो टोटल संख्या थी वो 10 थी।
ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 51 क में अंतः स्थापित किया गया। और जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 10। एक प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि एक कमेटी बनी थी, एक समिति बनी थी, किसी भी मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, तो उसमें उसके लिए एक कमेटी बनती है, मतलब पहले कमेटी बनाई जाती है, कमेटी उस पर विचार करती है कि क्या क्या शामिल किया जाए, क्या क्या इंक्लूड किया जाए। ठीक, तो उसके लिए एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, और वह स्वर्ण सिंह समिति जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी रिपोर्ट के आधार पर भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और एक चीज हम जानते हैं, यहां पर हम कहते हैं कि सोर्स, मतलब जैसे हम कहते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो उधारी का थैला कहा जाता है उसे, तो हर पार्ट कहीं ना कहीं से लिया गया। जैसे हम मूल अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट, तो हम कहते हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया। हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, हम कहते हैं कि कनाडा के संविधान से लिया गया। हम कहते हैं पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, वो हम कहते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और क्या है, हम कहते हैं अधिकांश पार्ट जो हमारे संविधान का है, हम कहते हैं कि जो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 था, उससे अधिकांश भागों को लिया गया। जैसे हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब कहीं ना कहीं से लिया गया। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो जो मौलिक कर्तव्य है वह रूस के संविधान से लिया गया, जहां पर कि एक साम्यवादी व्यवस्था थी, अर्थात नागरिकों को राज्य के प्रति बहुत सारे दायित्व मिले थे, कर्तव्य मिले थे। तो चूंकि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाया था, और उस संसदात्मक शासन व्यवस्था में समाजवाद के या साम्यवाद के जो गुण अपनाए गए, उसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को देश के संविधान में अंतः स्थापित किया गया। अब इसी में एक बात आती है कि अब हम देखते हैं तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है 11 है। इसमें संविधान का जो हमारा 46वां संविधान संशोधन, 86वां मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम की धारा, अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा, ठीक है, 1 अप्रैल 2010, देखिए 2002 का अधिनियम था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य था, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अर्थात शिक्षा देने का जो कर्तव्य है माता पिता का, उसको अंतः स्थापित किया गया, और वह 11वां मौलिक कर्तव्य बना। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक एक मौलिक कर्तव्य की थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है मौलिक कर्तव्य, हमको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सिविक्स के स्टूडेंट को कंप्लीटली लर्न करना चाहिए। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि भारत के एक एक नागरिक को इन चीज़ों को याद रहना चाहिए। जैसे लिखा गया, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब देखिए इतनी चीज़ें कॉमन हैं, मतलब हर आर्टिकल में हम यह जोड़ेंगे कि जहाँ पर भारत का में क्या लिखा है, खा में क्या लिखा है, हर जगह पर उसके आगे यही पढ़ा जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो मतलब पहली बात आती है आदर करने की या पालन करने की। तो इसमें हम संविधान के जो आदर्श हमारे हैं, जो उसकी संस्थाएं हैं, जो उसका राष्ट्रध्वज है, जो उसका राष्ट्रगान है, उसका हमको क्या करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा लिखा गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखिए अब क्या होता है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इनमें हम देखते हैं कि हम स्कूल में, संस्थाओं में, या ऐसी मतलब देश की तरफ से राज्यों में जो हमारे स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले या स्वतंत्रता दिलाने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। उनके सम्मान में हम
विभिन्न कार्यक्रम को आयोजित करते हैं कि वो हमारे जीवन में सदैव एक अभिन्न कड़ी के रूप में जुड़े रहें, उनसे हम प्रेरणा लेते रहें। ये आपका दूसरा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अगला लिखा गया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। संप्रभुता, ध्यान दीजिएगा, एसिविक्स के स्टूडेंटों को पता होना चाहिए, संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति जो सारी शक्तियों के परे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। जैसे इस यूनिवर्स का अगर कोई संप्रभु है तो वो क्या है, सुप्रीम गॉड। यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं, जैसे देश की बात करते हैं, तो देश की जो हमारी संप्रभुता निहित है वो भारत के संविधान में निहित है। ठीक, अब कहा गया कि हम भारत के संविधान की देश की एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, मतलब उसे चिरंतर जारी रखें। ये आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य हुआ, तीसरा। चौथा लिखा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आप किसी भी रूप में जो भी आपको दायित्व मिला है, आप विद्यार्थी के रूप में हैं, आप विद्यार्थी का पालन करिए। आप एक प्रहरी सैनिक के रूप में काम करते हैं तो आपकी देश की आन बान शान के लिए आप अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और आह्वान किए जाने पर आप एक सिंपल नागरिक भी हैं, अगर राष्ट्र को जरूरत है राष्ट्र की सेवा के लिए, तो आप अपने जीवन जैसी अमूल्य चीज को भी राष्ट्र के प्रति न्यौछावर करने का एक वचन लेते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि ऐसा आप मतलब क्या करें, अपने देश के लिए करें। यह एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अगला लिखा गया, देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। ठीक, यह भी नागरिकों का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक, लेकिन क्या है, हम विभिन्न विचारों, विभिन्न धर्मों से जुड़ करके अपने को क्या करके रखते हैं, बांट के रखते हैं। इसमें हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, सत्ता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं। तो जो नागरिकों में एक समरसता की भावना होती है, एकता की भावना होती है, एक दूसरे के सम्मान करने की भावना होती है, उसमें ठेस आती है और हम आपस में ही क्या होते हैं, लड़ बैठते हैं। जबकि हमको यह हमेशा मानना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं, ठीक है, उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, ठीक है, तो विभिन्न कास्ट के लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हमको ये मानना है हम क्या हैं, भारतीय हैं। अगला लिखा गया, हमारी सामासिक संस्कृति, मतलब सामासिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मतलब जो हम एंशियंट में अपने देश की प्राइड को पाते हैं, गौरव को पाते हैं, जो उसका सम्मान है, उसको बनाए रखें। ऐसा नहीं कि सम्मान के साथ खिलवाड़ करें, देश के सम्मान को ही क्या कर दें, बेच दें। सम्मान बेचने पर हमको बहुत कुछ मिल जाता है, बट वही नहीं मिलता जिसकी जरूरत होती है, अर्थात सम्मान ही नहीं मिलता। ठीक, और तो बिना सम्मान के सारी सुख सुविधाएं क्या है, बेकार है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखिए, एक तो ये मौलिक कर्तव्य है नागरिकों का, और इसी के साथ हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है 48, मतलब संविधान का 48 अनुच्छेद 48 का, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। वहां पर राज्य का दायित्व दिया गया है और यहाँ पर नागरिकों का कर्तव्य दिया गया है। तो आप इसको भी याद रखें कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण करना, संरक्षित करता है, संवर्धन करना राज्य के साथ नागरिकों का भी कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है,
मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद, ज्ञान अर्जन करें और सुधार की भावना का विकास करें। मतलब कि ऐसी ऐसी खोजें करें जिससे मानवता का कल्याण हो। ये नागरिक का कर्तव्य है, ये राज्य का ही कर्तव्य नहीं। मतलब एक देश के आप नागरिक हैं, जैसे एक पैंडेमिक महामारी चली, मान लीजिए हम कह दिए कि ये कोरोना, अगर इसमें आप में कैपेबिलिटी है, आप में क्षमता है कि आप ऐसी वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं जो सारे वैक्सीनों से सर्वोत्तम हो, तो आप कर सकते। ये मानवता के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, कार्य है। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपका कार्य सराहनीय है, ठीक है, ये आपका दायित्व है, कर्तव्य है। अगर आप इस दिशा में कदम उठाते हैं, सरकार से समर्थन मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, तो गवर्नमेंट इसकी समर्थन और सपोर्ट भी आपको देगी। आगे लिखा गया, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, जब व्यक्ति हिंसा पर आता है तो सबसे पहले ट्रेन फूंक देता है, बस फूंक देता है, ठीक है, सरकारी आवासों को जला देता है। आखिर वो सोचिए किसका है? क्या दिल्ली में बैठने वाले कुर्सी वाले का है क्या? कुछ नहीं है। सारी चीज़ें किसकी है? देश की है, आपके पैसे से बनाई गई हैं। आप जो महत्वपूर्ण टैक्स देते हैं उससे बनाई गई हैं। अगर आप नुकसान करते हैं तो वो नुकसान कहीं ना कहीं किसका है? आपका नुकसान है। आगे है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक, सामूहिक गतिविधियों का मतलब क्या होता है? अगर हम मतलब जैसे कहते हैं अकेले चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकते ना, हम सामाजिक प्राणी हैं, मतलब सोशल एनिमल कहते हैं। मतलब हमको एक सामाजिक व्यवस्था बनानी पड़ती है किसी कार्य को करने के लिए। अगर हम सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, हम में क्षमता है, तो हम एक संगठन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ये संगठन जो मानवता के लिए जरूरी चीजें हैं उसमें उसकी दिशा में नए विचारों को दे सकता है, नए संसाधनों को उपलब्ध करा सकता है, नई चीजों को कर सकता है। ये व्यक्ति का कर्तव्य है। आगे लिखा गया, अगला आपको बताया गया था लास्ट में कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। अब ऐसे भी पता है कि आपको ये निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 में मतलब मूल अधिकार भी बन गया। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं अभी से मतलब आप लोगों को पढ़ना है, तैयार भी करिए आप लोग। और जो आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसको आप पढ़ें, लर्न करें और इसका अनुपालन करें, अपनी कॉपी में नोट करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।